नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 जनवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चकमा और हाजोंग को आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा देना चाहिए, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और केंद्र को पूर्वव्यापी कर विवादों को समाप्त करने की जरूरत है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 15 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द रेशियल प्रोफाइलिंग ऑफ चकमाज एंड हाजोंग्स, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज़ में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर चकमा और हाजोंग कहाँ से आए, इनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, इनको कहाँ पर बसाया गया है और अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी जनगणना क्यों कराई जा रही है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि नवंबर 2021 में एक पत्र जारी किया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि जिन क्षेत्रों में चकमा और हाजोंग बसे हुए हैं, यहाँ पर अरुणाचल की बात हो रही है, और अरुणाचल के जिस क्षेत्र में चकमा और हाजोंग बसे हुए हैं उन क्षेत्रों का 11 से 31 दिसंबर के बीच में जनगणना कराया जाएगा। और इसी को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया था और इसी मुद्दे को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये चकमा और हाजोंग कौन है, कहाँ से आए हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध चकमाओं की एक बड़ी आबादी रहती है, जबकि हिंदू हाजोंग ज़्यादातर मेघालय के गारो हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हाजोंग है वो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं, जबकि जो चकमा है वह बौद्ध हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी का बांग्लादेश है, वहाँ के चटगांव पहाड़ी इलाके से अरुणाचल प्रदेश में आए थे। 1960 के दशक में बांग्लादेश के कर्णफुली नदी पर कप्ताई बांध बनाया गया था, जिससे ये चकमा और हाजोंग विस्थापित हो गए थे और उन्होंने भारत से शरण मांगी और उन्हें 1964 से लेकर के 1969 तक अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में राहत शिविरों में बसाया गया। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी के समय में अधिकांश हाजोंग और चकमा अरुणाचल के चांगलांग जिले में रहते हैं। यहाँ पर इसको आप फिगर से भी देख सकते हैं, ये है चटगांव हिल ट्रैक्ट्स, और यहाँ पर मिजोरम के लुसाई हिल से होते हुए ये चकमा और हाजोंग अरुणाचल प्रदेश के तिरप, रोहित, सुबनसिरी एरिया में बसाए गए। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से चकमा और हाजोंग, जो कि बांग्लादेश के चिटगोंग एरिया में रहते थे, आप यहाँ पर ग्रीन कलर से देख सकते हैं, वहां से विस्थापित होकर अरुणाचल प्रदेश में बसाए गए थे। आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्णफुली नदी पर जो बांध बनाया गया था उससे इनका विस्थापन हुआ था और 60 के दशक में अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में इनको राहत शिविरों में बसाया गया। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा ये कहा गया है कि उनकी सरकार चकमा और हाजोंग को अन्य राज्यों में पुनर्वासित करना चाहती है। कहने का आशय ये है कि अरुणाचल प्रदेश का ये कहना है कि चकमा और हाजोंग को भारत के अन्य राज्यों में भी पुनर्वासित करना चाहिए और यह उनका प्रमुख डिमांड है। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 1996 में चकमा और हाजोंगों को बेदखल करने या निकालने के किसी भी कदम पर रोक लगा दी थी और केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी नागरिकता को संसाधित करने के निर्देश दिए थे। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चकमा और हाजोंग को उनके क्षेत्र से नहीं निकाला जाना चाहिए, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार को इन दोनों समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करनी चाहिए और इसके लिए प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पर इस बात को भी समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर चांगलांग में दोनों समुदायों के विशेष जनगणना की योजना क्यों बनाई गई। जैसा कि मैंने कहा
कि 26 नवंबर 2021 को चांगलांग जिले के मियाओ, बूढ़ी मासा, खरसांग, दियून सर्कल के अधिकारियों को 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी चकमा और हाजोंग बसे हुए क्षेत्रों में विशेष जनगणना आयोजित करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। यहाँ पर ऐसी खबर मिलते ही चकमा संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया गया और उनके द्वारा ये कहा गया कि उनके जातीय मूल के कारण इन दोनों समुदायों का नस्लीय रूपरेखा यहाँ पर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन संगठनों का कहना था कि ऐसा कोई भी काम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसके अलावा भारत के द्वारा समर्थित नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 1 का भी उल्लंघन है। कहने का ऐसा ये है कि भारत के द्वारा नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ऐसा करना इसके अनुच्छेद 1 का उल्लंघन है, साथ ही साथ हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। यहाँ पर चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को एक याचिका दी गई, जिसके बाद इस जनगणना को रोक दिया गया। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि क्या चकमा हाजोंग को अरुणाचल प्रदेश के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में यह पहले से ही मांग हो रही है कि चकमा और हाजोंग को अरुणाचल से हटा करके देश के अन्य राज्यों में भी पुनर्वासित करना चाहिए। उनका ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के भार को नहीं उठा सकता और यहाँ पर ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन जैसे संगठनों का ये कहना है कि चकमा और हाजोंग को यहाँ पर बसाने से पहले केंद्र सरकार के द्वारा वहां के स्थानीय समुदाय की सलाह नहीं ली गई थी और अरुणाचल प्रदेश बहुत लंबे समय से उनका बोझ ढो रहा है। यहाँ पर आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि चूंकि चकमा और हाजोंग निर्वासित होकर के अरुणाचल प्रदेश में बसाए गए थे, उसके कारण ये दोनों समुदाय कथित तौर पर घृणा, अपराध, पुलिस अत्याचार का शिकार होते रहते हैं। वहां पर जो योजनाएं लागू की जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा, उसका लाभ इनको नहीं मिलता है और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक शिकायत दर्ज की थी और जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 1996 में चकमा और हाजोंगों को बेदखल करने या निष्कासित करने के किसी भी कदम पर रोक लगा दी थी और केंद्र और राज्य सरकार को यह साफ साफ कहा था कि इन सरकारों को उनकी नागरिकता संसाधित करने का काम करना चाहिए। आगे चल करके चकमा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश को लागू करने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2015 में भी अपने फैसले को दोबारा से बनाए रखा, मतलब कि इसी तरह का फैसला सुनाया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि चकमा और हाजोंगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करनी चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, जिसको लेकर के सारे चकमा संगठन समय समय पर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में चकमा हाजोंग की नागरिकता की क्या स्थिति है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान में रखना है कि इन दोनों समुदायों के सदस्यों को 6 दशक पहले अरुणाचल प्रदेश में एक पुनर्वास योजना के तहत भूमि आवंटित की गई थी। उनके परिवारों को उनके आकार के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। हालांकि वहां के स्थानीय जनजातीय समूहों के द्वारा यह दावा किया गया है कि यहां पर बसाने के बाद से इन प्रवासियों की आबादी खतरनाक रूप से बढ़ी है और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें यह कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग 47,771 चकमा और हाजोंग हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि नई दिल्ली स्थित चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार इन दोनों समुदायों की संख्या अभी लगभग 65,000 है और उनमें से 60,500 नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जन्म से भारतीय नागरिक हैं। यहाँ पर प्रवासी संगठनों का ये कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसने 1955 अधिनियम की 2 धाराओं को संशोधित किया है, वह चकमा और हाजोंग पर लागू नहीं होते हैं,
क्योंकि उन्हें 1960 के दशक में भारत की सरकार के द्वारा अस्थायी रूप से यहाँ पर बसाया गया था। यहाँ पर इन संगठनों का यह भी कहना है कि चूंकि 95% से ज़्यादा प्रवासियों का जन्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, इसीलिए इन लोगों पर 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट की जो व्यवस्था है वो भी लागू नहीं होती है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है, क्योंकि आप वहां के लिए बाहरी हैं। लेकिन इन संगठनों का ये कहना है कि चूंकि 95% प्रवासियों का जन्म उस समय के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जिसे अलग करके अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया, उसमें हुआ है, इसीलिए उन पर इनर लाइन परमिट की व्यवस्था जो है लागू नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि इनका ये कहना है कि बहुत सारे चकमा और हाजोंग पहले ही नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत भारतीय नागरिक बनने के लिए जितनी भी योग्यता है उन सभी को रखते हैं, और भारत सरकार को जल्द से जल्द इन सभी को नागरिक का दर्जा दे देना चाहिए। तो यहाँ पर इस मुद्दे को डिटेल से समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये चकमा कहाँ से आए, कैसे ये विस्थापित हुए, इनकी स्थिति अभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट के किन किन स्टेट में ये रहते हैं, और खास करके जो अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या मांगे हैं, वहाँ के जो आदिवासी संगठन हैं उनकी क्या मांगे हैं, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। इस मुद्दे को समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है अनलॉक इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 कृषि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस बात को लेकर के चर्चा की गई है कि भारत में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के जितनी भी क्षमताएं हैं भारत के द्वारा उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि भारत के व्यापारियों को, भारत के किसानों को लाभ मिलेगा। और यहाँ पर इन सभी बातों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जिसे हम PLIS के नाम से जानते हैं, उसकी भी यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के खाद्य पदार्थों को विदेशों में फेमस करना है, उनके लिए निर्यात स्थल ढूंढना है, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर भारत के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण में निवेश किया जाएगा तो इससे बहुत ही अच्छा खासा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को हो सकता है। और इसको समझाने के लिए यहाँ पर अमेरिका का एक अध्ययन का डेटा दिया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य में एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर किसी भी देश के द्वारा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में 1% की वृद्धि की जाती है तो उसके कारण लंबे समय में खाद्य निर्माण उत्पादन में 0.06% की वृद्धि होती है। और इसी को देखते हुए भारत में बहुत सारे जो राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वे अपने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बहुत ही ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। और इसका पता आपको सुशासन सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट से लग जाता है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों के द्वारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज पर बहुत ही ज़्यादा निवेश किया गया है, जिसके कारण इन राज्यों के ग्रामीण इलाके में कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, और इसका असर वहाँ के खाद्यान्न के उत्पादन पर साफ साफ दिखता है। कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण ग्रामीण इलाकों में जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें कम खर्च में बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि ग्रामीणों की जो आमदनी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत को और भारत के राज्यों को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ज्यादा खर्च करना चाहिए, जिसका फायदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण PLI योजना जो है उसमें विदेशी बाजारों में भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको नए तरीके से ब्रांड बना करके पेश किया जा रहा है। यह यूरोप, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, ओशनिया और जापान के बाजारों में भारतीय खाद्य सामानों को फेमस करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि इन देशों में भारतीय खाद्य पदार्थों का जो डिमांड है वो बढ़ाया जा सके, और भारत से जो निर्यात होता है खाद्य पदार्थों का इन देशों को, उसे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर इस बात को ही बताने का प्रयास किया गया है
कि कोरोना वायरस महामारी कारण पिछले 2 वर्षों में बड़ी संख्या में लोग घर में से काम कर रहे हैं और इसके कारण रेडी टू ईट बाजार में उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि पिछले 2 वर्ष में रेडी टू ईट मार्केट में लगभग 170% की वृद्धि हुई है। और इससे यह पता चलता है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर संभावनाएं हैं। और इसी को देखते हुए बहुत सारे स्टार्टअप और छोटे छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हमारे देश में बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दों की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि ये जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, खास करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वह है पैसों की समस्या, जिसे कि यहाँ पर दूर किया जाना चाहिए। और इसको दूर करने के लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा किस तरीके से छोटे छोटे व्यवसायों की सहायता की गई इस दौरान, इसका जिक्र किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि यूनाइटेड किंगडम के सरकार के स्वामित्व वाला जो एक बैंक है जिसका नाम है ब्रिटिश बिजनेस बैंक, जो कि भारत के मुद्रा बैंक की तरह ही है, उसके द्वारा 1,18,000 से अधिक छोटे व्यवसायियों को लगभग $17.88 बिलियन का सहायता प्रदान किया गया, जिससे कि उनको काफ़ी मदद मिली है। और इस तरह की सहायता भारत के द्वारा अपनी मुद्रा बैंक के माध्यम से की जानी चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो खाद्य प्रसंस्करण में अभी अभी खड़े हुए हैं, उनको वित्त की कमी ना हो, उन्हें सरकार के द्वारा लोन दिया जाए, उनकी सहायता की जाए, जिससे कि वह मार्केट में शुरुआती दिनों में टिक पाएं। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम की चर्चा की गई है, जिसमें बहुत सारे फाइनेंसर जो हैं वह एमएसएमईज को पैसे मुहैया कराते हैं। तो यहाँ पर इसको और मजबूत करने की जरूरत है। तो जो मेन समस्या है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनकी, कि वहाँ पर पैसे की कमी है, उसको अगर सरकार दूर कर लेती है तो यह क्षेत्र भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है कि बढ़ती आबादी, बदलती खाद्य आदतों और प्राकृतिक संसाधनों के अप्रतिबंधित उपयोग के कारण यह सभी राष्ट्रों की जरूरत हो गई है कि वह एक साथ आएं और एक सामान्य कुशल खाद्य मूल्य श्रृंखला के लिए एक रोड मैप तैयार करें। यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आज से 50 साल के बाद किसी भी राष्ट्र की प्रगति को उसकी आबादी को अस्थायी रूप से खिलाने की जो उसकी क्षमता है उससे तय किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे देश खाद्यान्नों के उत्पादन को लेकर के एक बहुत ही गंभीर प्रयास करने वाले हैं और भारत को भी इसमें पीछे नहीं रहना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है कीपिंग फेथ, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसको लेकर के चर्चा की गई है और कहा गया है कि ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच आदान प्रदान पूरी तरीके से निलंबित कर दिए गए हैं, उस समय में पाकिस्तान हिंदू परिषद के द्वारा जो भारत को एक प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि दोनों देशों के तीर्थयात्रियों को लंबी और बोझिल यात्रा से बचाने के लिए ये दोनों देश तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति दें, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और कहा गया है कि यह एक अच्छा पहल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो संबंध है वह अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 5 साल से इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्तर पर कोई भी राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। कई आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सामान्य संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बंद कर दिया है और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सरकार के कदमों के बाद पाकिस्तान ने भी सभी व्यापारिक संबंध तोड़ लिए हैं भारत के साथ। यानी कि इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वह सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपने राजनयिक मिशनों को छोटा कर दिया है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन दोनों सरकारों के द्वारा आस्था पर आधारित यात्रा के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। जैसे 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के मामले में सीमा को खोला गया था। हालांकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब प्रांत तक सिख तीर्थयात्री के लिए जो मार्ग है
वो अपेक्षाकृत बहुत ही आसान है। लेकिन सैकड़ों की संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी तीर्थयात्री वाघा अटारी बॉर्डर से भारत और पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भारत से जो तीर्थयात्री पाकिस्तान जाते हैं वे बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, खैबर में परमहंस मंदिर, उसी तरीके से पाकिस्तान से जो लोग भारत आते हैं वे राजस्थान में अजमेर शरीफ की दरगाह, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो भारत के अन्य हिस्सों में हैं, वहां जाते हैं। और यहाँ पर सड़क मार्ग से या ट्रेन के रास्ते जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान हिंदू परिषद ने आस्था आधारित टूर समूहों की सुविधा के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और उसने ये कहा है कि कराची और लाहौर से पाकिस्तान एयरलाइंस के द्वारा सीधे भारत के लिए उड़ान भरने की अनुमति भारत को पाकिस्तान को दे देनी चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के तीर्थयात्री आसानी से एक दूसरे के देश में तीर्थ यात्रा के लिए जा सकें। यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव भरा माहौल है उसे कम करने में, लोगों से लोगों के बीच में जो कांटेक्ट है वह काफी हद तक इन दोनों देशों के बीच सद्भावना को फिर से स्थापित करने में मदद कर सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर लोगों के लिए दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं को खोलते हैं तो इससे दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और यहाँ पर उन फैसलों की चर्चा की गई है जिसको कि भारत और पाकिस्तान के द्वारा पिछले दिनों लिए गए हैं, जैसे फरवरी में एलओसी पर युद्ध विराम की घोषणा करना, या फिर नवंबर में करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का निर्णय, या फिर T20 विश्व कप के तहत क्रिकेट खेलने के लिए सरकार की मंजूरी। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में संपर्क को स्थापित करते हैं, जिससे कि जो तनाव भरा माहौल है भारत और पाकिस्तान के बीच में उसको कम किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर यह भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि सरकार पाकिस्तान हिंदू परिषद के द्वारा जो अनुरोध किया गया है उसको अस्वीकार कर दे, लेकिन अगर भारत के द्वारा इस प्रस्ताव पर कोई भी विचार किया जाता है तो यह भारत के द्वारा एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वह सुधर सकते हैं। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है टैक्सिंग ड्रामा, और ये टॉपिक समान अध्ययनहीन आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है कि भारत सरकार को जल्द से जल्द पूर्वव्यापी कर विवाद के जो मामले हैं उनको समाप्त करना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया में यह मैसेज जाएगा कि भारत इन मामलों को लेकर के गंभीर है और उससे भारत में जो निवेश का माहौल है वो भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि पूर्वव्यापी कर के मामले में ब्रिटेन की कंपनी केयर्न्स एनर्जी के द्वारा भारत सरकार और उसकी संस्थाओं के खिलाफ अमेरिका से लेकर के फ्रांस और सिंगापुर तक की अदालतों में सभी मुकदमों को वापस ले लिया है ताकि उसे 7,900 करोड़ रुपए का रिफंड मिल सके। आप सभी जानते हैं कि यह विवाद काफी पुराना है, 7 साल पहले विवाद शुरू हुआ था और केयर्न्स एनर्जी जो कि अब कैप्रिकॉर्न एनर्जी पीएलसी के नाम से जाना जाता है, उसने इन सभी मामलों को वापस ले लिया है जो टैक्स रिफंड के लिए किए गए थे। यहाँ पर केयर्न्स एनर्जी के द्वारा यह कहा गया है कि पिछली तारीख से कर लगाने की व्यवस्था खत्म करने से संबंधित नए कानून की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने भारत सरकार को यह भरोसा दिया है कि वह दुनिया के किसी भी हिस्से में चल रहे कानूनी मामले को वापस लेने के साथ ही भविष्य में कोई भी दावा दाखिल नहीं करेगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसी तरह का दावा पिछले महीने वोडाफोन के द्वारा भी किया गया था। यहाँ पर जो संशोधन सरकार के द्वारा लाए गए हैं इन कंपनियों को उनके टैक्स को वापस करने के लिए, उसमें यह नियम बनाया गया था कि अगर ये कंपनियां भारत के खिलाफ जो भी केस इन लोगों ने कर रखे हैं उन सभी को अगर वापस ले लेते हैं और भविष्य में कोई ऐसा केस नहीं करने का लिखित भरोसा अगर भारत को देते हैं तो यहाँ पर भारत के द्वारा इन पैसों को इन कंपनियों को लौटा दिया जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि जो गलतियां भारत ने पहले की थी वो चाहे नौकरशाही की हठधर्मिता हो, आधिकारिक हट हो,
राजनीतिक पक्षपात हो या इन तीनों का संयोजन हो, उसके कारण भारत को बहुत ही नुकसान हुआ है। भारत में निवेश को बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तरह की छवि भारत की बन गई थी कि भारत में जो भी निवेश करता है भारत उस पर गलत तरीके से टैक्स लगाता है। और इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियों पर अधिक निश्चितता के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया, डब्ल्यूटीओ के मंच पर जो मुद्दे उसके द्वारा उठाए जाते हैं उसे सोच समझ के करना चाहिए। भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं इसको ध्यान में रख करके ये सारे काम करने चाहिए, जिससे कि भारत का जो एक छवि है, एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में उसे और मजबूत किया जा सके। और इसमें एक कदम यह भी होगा कि जो भी यहाँ पर विवाद चल रहे हैं पूर्वव्यापी कर से लेकर के, उसे भारत जल्द से जल्द खत्म करे, जिससे कि यहाँ पर निवेश का जो माहौल है वो और अच्छा हो सके। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चकमा और हाजोंग प्रवासी समुदाय अरुणाचल प्रदेश में कब पहुंचे, वे कहाँ फंस गए, राज्य उन्हें हस्तांतरित क्यों करना चाहता है, इस पर विस्तृत चर्चा करें। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट पर हमने चर्चा की है, उन सभी का आप उपयोग करें अपने उत्तर को लिखने के लिए। यहाँ पर सभी मुद्दों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोगों से लोगों के बीच संपर्क भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना बनाने में मदद कर सकती है, टिप्पणी करें। तो यहाँ पर भी हमने चर्चा की है, आप यहाँ पर समझा सकते हैं किस तरीके से अगर लोगों से लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा दिया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल है उसे शांत किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। और इन सभी बातों की आप यहाँ पर चर्चा करें जिसको मैंने एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।